जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि हम सुपर सेट सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हमारा सेट नंबर 1 अपलोड हो चुका है। और दोस्तों, आप सबों ने उसे देख लिया भी है। जिसने भी दोस्तों उस वीडियो को नहीं देखा है ना, उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है। दोस्तों, जो हमारा सुपर सेट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपने यदि वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखेंगे। और जितने भी दोस्तों इस वीडियो में प्रश्न दिए गए हैं, वो सभी के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के सही क्रमशः सही पर्यायवाची कौन से होंगे। दोस्तों, आपके पास जो है इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आपने प्रीवियस क्वेश्चन को देखा होगा, तो इसी टाइप के प्रश्न जो होते हैं इसी फॉर्मेट में आपसे पूछे जाते हैं। यानी कि तीन तीन आपके पास पर्यायवाची दे दिए जाते हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन देते हैं। आपको चूज करना होता है कि इसमें से कौन सा प्रश्न आपका सही जवाब दे रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से शब्दों के क्रम से सही पर्यायवाची होंगे। पहला प्रश्न अवनी, दूसरा सुधा और सुत। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आप पहले क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप खुद से आंसर में रहिए। और दोस्तों, आपको अंत में क्या करना है, कमेंट बॉक्स बताना है कि इन जो 15 प्रश्न हम इसमें लिए हैं, तो 15 प्रश्नों से आपका स्कोर कितना बन रहा है। ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम बात कर लेते हैं। देखिए, अवनी मतलब क्या होता है दोस्तों। अवनी मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, यदि अवनी की हम बात करें तो अवनी मतलब क्या होता है, हमारे पास पृथ्वी होता है। ठीक है, इसके अलावा जो पृथ्वी होता है, उसके बाद आप धरा भी बोल सकते हैं, धरती बोल सकते हैं, वसुंधरा भी बोल सकते हैं। और दूसरा हमारा कौन सा है, सुधा। दोस्तों, सुधा मतलब क्या होता है, तो सुधा की हम बात करें, सुधा होता है कौन सा, अमृत होता है। सुधा क्या होता है, अमृत हो जाएगा। इसके बाद अमीय हो जाएगा। ये सभी क्या होते हैं, सुधा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हम बात करें सूत का, तो सूत क्या होता है, सूत मतलब होता है पुत्र या बेटा या आत्मज। ये सभी क्या होते हैं, तो सूत्र के होते हैं, सूत्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो यहाँ पे हमको ये देखना है इन ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन जो है इसमें सही हो रहा है। देखिए, पहला अवनी के सामने क्या क्रमशः दे रखा है दोस्तों, मतलब कि पहले का अवनी का क्या होगा, पुत्र होगा क्या, नहीं होगा। इस प्रकार पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग, अवनी का पृथ्वी होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा, सही है। उसके बाद सुधा का नंदन होगा क्या, नहीं होगा। यानी कि पहला तो सही हो रहा था, लेकिन दूसरा सही यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर हमारा नहीं होगा। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। अवनी का दोस्तों क्या होता है, धरा होता है। जैसे आपको बताया था ना कि अवनी मतलब पृथ्वी होता है, धरा भी होता है, वसुंधरा भी होता है। तो अवनी का धरा हो रहा है, यानी कि सी यहाँ पे हो रहा है। अब देखते हैं सुधा का। सुधा का हमने क्या बताया आपको, अमृत बताया था, तो अमृत भी यहाँ पे लिखा हुआ है सुधा के सामने में। ठीक है, अब सूत मतलब क्या बताया दोस्तों, हाँ आपको बताए थे बेटा या पुत्र, तो ये भी लिखा हुआ है। यानी कि अवनी का हो गया धरा, सुधा का हो गया अमृत, और उसके बाद जो है सूत का कौन सा गया, पुत्र हो गया। तो इस प्रकार जो है ना ऑप्शन नंबर जो सी है हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। कह रहा है कि अतिवृष्टि, अदृश्य, आकर्षण क्रमशः सही विलोम होंगे। यानी कि 3 वर्ड दे रखे हैं आपके पास शब्द, आपको बताना है कि तीनों का विलोम शब्द क्या होगा, वो भी किस तरह से क्रमशः। यानी कि अतिवृष्टि का क्या होगा, अदृश्य का क्या होगा, आकर्षण का क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अतिवृष्टि मतलब क्या होता है ना, मतलब अधिक वर्षा। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है उसके सेंस में हम लोग अतिवृष्टि का प्रयोग करते हैं। और अदृश्य मतलब क्या होता है, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है उसे हम अदृश्य बोलते हैं। और आकर्षण मतलब क्या होता है, आकर्षण मतलब ये होता है किसी के प्रति यदि हम किसी प्रकार से जुड़ते हैं, उसके सामने सट जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आकर्षण उसे बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम अट्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। तो हमको इसका विलोम बताना है। तो देखिए, अतिवृष्टि मतलब क्या होता है, सबसे अधिक वर्षा। तो एक ऐसा ऑप्शन होगा जहाँ पे ये आपको बताया जा रहा होगा कि कम वर्षा। तो देखिए, अनावृष्टि मतलब कम वर्षा होता है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इस आप याद रखिएगा, जो अनावृष्टि होता है ना, वो क्या होता है, कम वर्षा के लिए उपयोग होती है। अदृश्य मतलब उसको क्या होता है कि जो चीज़ नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो दृश्य हो जाएगा, जो चीज़ हमें दिखता है। लेकिन इसको यहाँ पर समक्ष दे रखा है, तो ये क्या होगा, हमारे पास आंसर नहीं होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, क्योंकि पहला तो ऑप्शन हो रहा था लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं हो रहा है। इसकी वजह से जो है पहला ऑप्शन भी हमारा प्रश्न का आंसर नहीं होगा।
ठीक है, हम बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। कह रहा है कि अतिवृष्टि मतलब जो होता है कि सबसे अधिक वर्षा, तो अवृष्टि मतलब होगा क्या? नहीं, क्योंकि अतिवृष्टि का उल्टा क्या होता है? हमने अभी अभी तुरंत देखा था, क्या होता है? अनावृष्टि होता है। तो ऑप्शन में बी भी क्या होगा? यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, यहाँ पे अनातिवृष्टि लिखा है, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 कौन सा है? तो ये होगा ही होगा, क्योंकि दोस्तों जब 3 ऑप्शन कट चुके हैं तो चौथा ऑप्शन आपका सही होना ही है। तो हम लोग देख लेते हैं सही क्या होगा। देखिए, अतिवृष्टि मतलब दोस्तों क्या यहाँ पर होता है? अनावृष्टि होगा। ठीक है, यानी कि अतिवृष्टि मतलब अधिक वर्षा और अनावृष्टि मतलब क्या होता है? कम वर्षा, सूखा से बोल सकते हैं आप। दूसरा कौन सा हो गया? अदृश्य। अदृश्य मतलब होता है कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन दृश्य मतलब क्या होता है? जो चीज़ हमें दिखाई देती है, सदृश्य या दृश्य हो सकते हैं, देख पाते हैं। और दोस्तों आकर्षण मतलब क्या होता है ना? किसी के सामने मतलब हम जो जुड़ते हैं, नज़दीक आते हैं, पास आते हैं, उसे बोलते हैं आकर्षण। और विकर्षण मतलब क्या होता है? कि हम किसी से दूर जाते हैं, किसी से अलग अलग होते हैं, बिखरते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विकर्षण बोलते हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? इसका विलोम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, मतलब आपके 3-3 वर्ड दे दिए जाते हैं और आपसे विलोम शब्द पूछ लिए जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और दोस्तों हमारी वीडियो से आपके स्टडी में, आपकी पढ़ाई में 1% भी दोस्तों वैल्यू ऐड होती है ना, तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, अभी से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे लोग होते हैं वीडियो को देखते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी से दोस्तों हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उस वीडियो को अपने 5 मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। बस आपसे बस इतना ही उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और उस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। कह रहा है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, शुद्ध शब्द वाला, ये ना जाने कितने एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं, कवित्री वाला। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो दोस्तों जो इसमें सही कौन सा आपको बताना है, कवित्री लिखा हुआ है पहला में, दूसरा है कवित्री। आपको दोस्तों इसमें ना सभी आपको सही ही लगेंगे, कोई ऐसा होगा ही नहीं जो आपको लगेगा कि गलत है। ठीक है, लेकिन आपको एक शुद्ध ऐसा वाक्य को चूज करना होगा जो आपका सही शब्द बताएगा। तो देखिए दोस्तों, हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कवित्री जो लिखा हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, ये क्या है? हमारे प्रश्न का सही जवाब है। तो इस टाइप से हम क्या लिखते हैं? कवित्री लिखते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आशा की जा रही है कि आपके एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये इस प्रश्न को आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। ऑप्शन में बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आंगन में एक पौधा डैश है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पैदा, उपजा, जन्म और उगे। यानी कि आपको इस खाली स्थान में यह भरना है कि इसमें कौन सा उपयुक्त शब्द आएगा। ठीक है, आंगन में एक पौधा, दोस्तों आंगन में एक पौधा पैदा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप खुद सोचिए, आपको क्या लग रहा है कि ये सही सुटेबल वर्ड है क्या? तो नहीं है। दूसरा हमारे पास है कि आंगन में एक पौधा उपजा है, ये हो सकता है। आगे हम बढ़ते हैं, आंगन में एक पौधा जन्मा है, ये भी नहीं हो सकता है। दोस्तों जन्म किसका होता है? किसी बच्चे का जन्म होता है ना, यानी किसी सजीव का जो मतलब कोई बच्चा होता है, कोई सजीव चीज़ जो मतलब कोई बच्चे को जन्म देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जन्मना बोलते हैं, यानी कि जन्म देना बोलते हैं उसे। और उगा मतलब का तो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, हमारे पास सुटेबल वर्ड जो आ रहा है वो आंगन में एक पौधा उपजा है। तो हम क्या सकते हैं? उपजना मतलब किसी मतलब अनाज की उपज नहीं होगी, किसी खेती करते हैं ना हम लोग, तो क्या बोलते हैं? हमारे पास इतना उपज है, इतनी उपज हुई है इस बार, इतनी उपज हुई है इस बार, तो इतना हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि आंगन में एक पौधा क्या है? उपजा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। दोस्तों ग्रामर से प्रश्न है, तो आपको इसको ध्यान रखना होगा कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं और जो हर्ष स्वर क्या होते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो हर्ष स्वर होता है दोस्तों, वो हर्ष स्वर जो होती है वो आपके जो है ना, हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं हर्ष स्वर। ठीक है, और 4 कौन कौन से होता है आपको बता दें। जैसे कि आपका हो गया कौन सा? अ, देखिए कौन कौन होता है? अ है, आप नोट डाउन कर लीजिए। अ हो गया, हर्षई हो गया, ठीक है 2 हो गया, उसके बाद ऊ हो गया और री हो गया। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये आपके हर्ष स्वर होते हैं। ठीक है, और एक होता है कौन सा हमारा? दीर्घ स्वर। यहाँ पर हम दीर्घ लिख लेते हैं। दीर्घ स्वर दोस्तों कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वर होते हैं 7। ठीक है,
दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और जो हर्ष स्वर होती है उसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दोस्तों दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि आपका आ गया, मतलब वैसे शब्द जिसमें मतलब उसका उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगे उसे हम लोग दीर्घ बोलते हैं। जैसे आ हो गया, दीर्घई हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? तो दुर्गऊ हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद ए हो जाएगा, ए, अ हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा, और अ हो जाएगा। तो ये सभी क्या होते हैं? तो हमारे जो है ना दीर्घ स्वर होते हैं। तो देखिए आपको फिर से हम बता दें, यहाँ पे थोड़ा सा पेन कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको दिखाई दे देगा यहाँ पर। एक सेकेंड, हाँ चलिए। देखिए हर्ष स्वर दोस्तों कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ होता है, हर्षई होता है, ऊ होता है, और री होते हैं। इसमें क्या होते हैं? हर्ष स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं हमारे। वो कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला आ हो गया, दीर्घई हो गया, हर्षु हो गया, ओ हो गया, अ हो गया, ए हो गया, और अय हो गया। ये सभी क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रश्न ये कह रहा था कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, यानी कि वह ह स्वर है। यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जहाँ पे दीर्घ स्वर दे रखा होगा, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें दीर्घ स्वर नहीं दे रखा होगा। तो आपको वही चूज करना है जिसमें नहीं दे रखा है। देखिए हर्षई आ, दीर्घई ऊ। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आप देख लीजिएगा, तो हर्षई किस में है? आपका हर स्वर में है, लेकिन यहाँ पर हर्षई क्या कह रहा है? दीर्घ स्वर में होगा? नहीं होगा। तो हमारे पास का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। ये क्या है हमारा? तो ये क्या है हमारा दोस्तों? यह हर स्वर है। जबकि आ, दीर्घई, दुर्गई क्या है? तो दीर्घ स्वर है। तो आपके एग्जाम में जो है ना ये व्याकरण से जो वर्णमाला होते हैं इसी प्रश्न बनते हैं। तो हम आने वाले वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वर्णमाला के उन सभी को हम कवर करेंगे। इसलिए दोस्तों हम कहते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट आपके लिए सीरीज चल रहा है। इसे आप मतलब बहुत ध्यान से देखिए, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, कभी इग्नोर मत कीजिएगा। इसको आप मतलब क्या अपने अंतरात्मा में बसा लीजिए कि हमको ये सेट करना ही करना है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालय कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, या व्यक्तिवाचक है? तो देखिए दोस्तों, देखिए जो हिमालय होता है ना हमारा, वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। यानी कि किसी भी खास व्यक्ति के बारे में हम कह रहे हैं, किसी भी खास जगह के बारे में कह रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा चीज़ जो बिल्कुल दुनिया में एक ही जो हो, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारा चैनल है अंडरस्टूड स्टडी, ये क्या है? यूट्यूब पर बस एक ही हमारा चैनल इस नाम से है, तो हमारा कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा? कौन सा? हमारे चैनल का नाम अंडरस्टूड स्टडी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा कैसे बोलते हैं। तो भाववाचक संज्ञा कैसे बोलते हैं ना, ये चीज़ कि आपका कोई चीज़ हम खाते हैं तो वो क्या होता है? मिठास, मिठाई मिठास लगता है, तो भाववाचक हो गया मिठास, इस टाइप से मिठास हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या हो सकता है हमारे पास? तो जैसे कि आपको बुढ़ापा हो जाएगा, ठीक है, बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, ये सभी क्या होते हैं? तो भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जैसे हम जातिवाचक की बात कर लेते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा जो होता है ना दोस्तों, वो कौन सा होता है आपका? जैसे कि आपका बच्चा हो गया, जानवर हो गया, ये सभी क्या होते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जबकि वहीं हम बात करते हैं समूहवाचक की, तो समूहवाचक में क्या आ जाएगा आपका? सेना आ जाएगा, क्लास आ जाएगा, ये सभी क्या आते हैं? तो आपके समूहवाचक संज्ञा आते हैं। तो इस सभी प्रश्नों को आप ध्यान में रखिएगा कि कौन किस में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी कि व्यक्तिवाचक, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट जो थे हमें कमेंट करते थे कि प्लीज़ दोस्तों सर इसमें आपको मतलब एक ऐसा क्वेश्चन लाइए जिसमें एरर फाइंड करना हो, यानी कि त्रुटि निकालना हो। तो दोस्तों आपके लिए ये प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, उपयुक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? तो आपको ये चूज करना है कि ये भाग जो है ना इसमें कौन सा भाग आपको गलत लग रहा है। देखिए पहला ऑप्शन है जाना है, दूसरा है को अवश्य, तीसरा है हम और तुम, और चौथा है और श्याम। देखिए दोस्तों इसे आप ध्यान से जब देखिएगा ना, तो हम और तुम और श्याम की जगह पर यदि हम यहाँ पे लिख दे कि मैं, तुम और श्याम, तो कितना अच्छा वर्ड बन रहा है। तो यही यहाँ पे गलत दे रखा है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा मैं, तुम और श्याम अवश्य जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे हम और तुम है ना, यही क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो हम और तुम क्या होगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा, या मैं, तुम और श्याम अवश्य, मैं और तुम अवश्य जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इस प्रश्न को फिर से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लगता है थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है हमसे, तो थोड़ा सा इसे हमें सॉरी, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे हम देखिए, हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है। दोस्तों हमें लगता है इसमें क्या, हम और तुम दे रखा है ना, और कब आता है, और तब आता है जब लास्ट में कोई चीज़ दे रखा होगा। यानी कि हम और तुम है ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, हम तुम और श्याम ऐसा होगा, क्या होगा, हम तुम और श्याम, हम तुम और श्याम को अवश्य जाना है। इसलिए हम और ऑप्शन आंसर तो यही होगा। यहाँ पे और नहीं रहता तो क्या होता, हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाता। तो यहाँ पे गलती जो है इसी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अब जाके ये सही हो रहा है। तो दोस्तों हमसे जो गलती हुई है उसके लिए सॉरी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, मेरी पोशाक डैश है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये बताना है कि इस ऑप्शन में क्या मतलब इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरने वाला है, जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन, तो मेरी पोशाक डैश है। तो दोस्तों मेरी पोशाक क्या है ना, अच्छी है। अच्छा होगा क्या, नहीं, क्योंकि मेरी पोशाक का स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में क्या करेंगे, स्त्रीलिंग ही भरेंगे। तो मेरी पोशाक अच्छा क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा, या इसलिए नहीं होगा। छोटी हो गई तब ठीक होता है, यहाँ पे छोटा लिखा है, ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो रंगीली होती तब ठीक होता है, यहाँ पे रंगीला लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन जो है मतलब मेरी पोशाक अच्छी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द निम्न में से कौन सा है। दोस्तों आपके एग्जाम में अनेक शब्दों के बदले एक शब्द के से भी प्रश्न बनते हैं, तो वही प्रश्न आपके सामने हम लेकर आ चुके हैं। कह रहा है कि दोपहर के बाद का समय को हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए दोपहर जो होता है किसको बोलते हैं, 12 बजे को बोलते हैं। ठीक है, दोपहर, देखिए दोपहर से पहले का समय और दोपहर के बाद का समय को हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए दोस्तों दोपहर के जब बाद के समय हम बात करें ना, तो उसे बोलते हैं अपराह्न। ठीक है, अपराह्न बोलते हैं हिंदी में, लेकिन लिखते क्या है, पीएम इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक, बोलते हैं पीएम लिखते हैं। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपका यहाँ पूछा जाए कि जो 12 बजे से यानी कि जो दोपहर है, दोपहर से पहले का समय क्या कहलाएगा। तो दोपहर से पहले का समय जो है दोस्तों वो क्या कहता है, पूर्वाह्न कहलाता है हिंदी में। क्या कहता है, पूर्वाह्न हिंदी में। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी पेन नहीं चल पा रहा है, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पे क्या है कि हाँ देखिए 12 बजे है ना, तो 12 बजे से पहले क्या हो जाएगा, तो इसे पूर्वाह्न कहेंगे हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखते हैं, एएम लिखते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा था कि दोपहर के बाद का समय क्या होगा, तो दोपहर के बाद का समय क्या होता है, अपराह्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि दोपहर के बाद का समय क्या होता है, अपराह्न होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। दोस्तों सायंकाल का समय क्या होता है, यानी कि शाम का जो समय होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। यदि आपको पता है तो इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों देखिए हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत मतलब ख़राब लगता है कि हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं और आप उसका जवाब नहीं देते हैं। सोचिए दोस्तों कितने मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं आप सबों के लिए, लेकिन छोटी सी क्वेश्चन आपके काम का ही है, मेरे काम का नहीं है, हमको उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आपसे ही पूछते हैं क्वेश्चन कि इसका जवाब दीजिए, तो आप लोग कोई जवाब नहीं देते हैं। पता नहीं क्यों नहीं देते हैं, आपको नहीं पता है तो कम से कम लिखिएगा, नहीं हमको पता है। इससे आपकी मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा हमको, लेकिन आप जवाब नहीं देते हैं ना, तो हम आपका मतलब इंतज़ार करते हैं कौन जवाब देगा। हम देखना चाहते हैं कौन को किसको किसको पता है, लेकिन कोई भी जो है दोस्तों जवाब नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा बुरा लगता है, पर क्या करें, आपका मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है। दोस्तों आपको बताना है कि अंधकार का पर्यायवाची कौन सा होगा, धनंजय, कानन, ध्वांत और अभ्र। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो अंधकार है ना इसका पर्यायवाची कौन सा होगा आपको बताना है। तो अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है, ध्वांत होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं जो अंधकार होते हैं ना, इसके पर्यायवाची क्या होते हैं, ध्वांत होते हैं। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आप अंधेरा भी इसे बोल सकते हैं, अंधेरा बोल सकते हैं ना, अंधकार को अंधेरा बोल सकते हैं, ध्वांत बोल सकते हैं, तो बता सकते हैं। दोस्तों धनंजय क्या होता है ना, धनंजय मतलब ये होता है कि जैसे आप उसको ऐसे जो धनंजय होता है ना, अर्जुन, हाँ याद आ गया, अर्जुन ठीक है, धनंजय मतलब क्या होता है, अर्जुन होता है। और अर्जुन जो है गांडीवधारी भी इसे बोल सकते हैं, क्या गांडीवधारी बोल सकते हैं, अर्जुन बोल सकते हैं, और पार्थ भी बोल सकते हैं। क्या होता है, पार्थ, तो ये भी बोल सकते हैं हम पार्थ। एक और होता है दोस्तों जो हमें याद नहीं आ रहा है अभी, हाँ सब्यसाची, सब्यसाची क्या होता है, सब्यसाची। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए धनंजय का कितने पर्यायवाची हो गया आपके पास, अर्जुन हो गया, पार्थ हो गया, सब्यसाची हो गया, ये क्या होते हैं, धनंजय के पर्यायवाची शब्द होते हैं। दोस्तों कानन का पर्यायवाची शब्द हम कल बताए थे, हम अभी नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि हम कल बता चुके हैं। क्या होता है, जंगल होता है, विपिन होता है। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, कानन के जो होते हैं मतलब पर्यायवाची शब्द होते हैं।
और दोस्तों अब्र क्या होता है ना, अब्र जो होता है दोस्तों वो होता है मतलब क्या होता है, मेघ। मेघ होता है ना, मेघ यदि बादल जो होती है उसे क्या बोलते हैं, अब्र के नाम से जानते हैं। तो मेघ हो गया, बादल हो गया, और जलद, जो ल द क्या होते हैं, जलद, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, तो आपके अब्र के उदाहरण होते हैं, मतलब पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा, तो ध्वांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे पास का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत कम बोलना, कड़वी बात कहना, समय नष्ट करना, उपयोगी से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जहर उगलना मतलब क्या होता है ना, कड़वी बातें कहना, यानी कि हम किसी को कड़वी बातें बोलते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, जहर उगलना बोलते हैं। तो हम उसे बोलते हैं कि जहर मत उगलो। देखिए दोस्तों, बहुत सारी जो कंटेंट है ना हमारे चैनल पर, वो क्या करते हैं, हमसे नेगेटिव कमेंट भी करते हैं कि आपको पढ़ाने नहीं आता है, आपका क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है, आप बेकार पढ़ा रहे हैं, आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जहर उगलते हैं। तो दोस्तों हमको ऐसे लोग बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि यही ऐसे लोग होते हैं जो हमें हमारी गलती को मतलब बताते हैं कि आप यहाँ पे मतलब कमज़ोर हैं, आप उसको ठीक करिए। तो ऐसे लोग हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि आपकी क्या कमियां हैं, और हम क्या करते हैं दोस्तों, उस कमी को अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, और हम उससे आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आपकी भी लाइफ में यदि आपको कोई, आपको जो है ना कोई बुराई कर रहा है ना, तो वो आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। आप जो भी बुराई कर रहा है उस पर आप काम कीजिए, और उसको अच्छे मतलब करने की कोशिश कीजिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ऐसे लोगों को हमेशा सम्मान देना चाहिए कि वो आपके बारे में ही सोच रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जहर उगलना मतलब क्या होता है, कड़वी बातें करना होता है। तो ऑप्शन में बी क्या होगा यहाँ पर हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिवादी हो गया, प्रबल हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा हमारे पास, तो प्रतिकूल हो गया और प्रत्यक्ष हो गया। तो देखिए प्र उपसर्ग से जो निर्मित शब्द है वो कौन सा हमारा, प्रबल है। कौन सा, प्रबल जो है दोस्तों वो क्या है, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन में बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है कि हाथ कौन सा शब्द है, देशज है, विदेशी है, तत्सम है या तद्भव है। तो देखिए दोस्तों, जो हाथ होता है ना, हाथ वो हमारा तद्भव शब्द होता है, लेकिन वही हम हस्त लिख देते, संस्कृत में हस्त होता है ना, हस्त लिख देते, वो क्या होता है हमारे पास, तो हो जाता तत्सम। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि हाथ क्या होते हैं तो हस्त क्या हो जाएगा। तो हाथ दोस्तों क्या होते हैं, तद्भव होते हैं, लेकिन हस्त क्या होते हैं, वो तत्सम होते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, जो हस्त होते हैं वो क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, लेकिन हाथ क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि रात में विचरण करने वाले प्राणी कौन से होते हैं, यानी कि जो रात में विचरण करते हैं ना, ऐसे प्राणी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसे बोलते हैं निशाचर बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे निशाकर दे रखा है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, हम इतने तेज़ी में रहते हैं कि आंसर मतलब क्वेश्चन को जो ऑप्शन होते हैं ना उसको सही से हम नहीं पढ़ पाते हैं। निशा देखे मार के निकल गए आगे, लेकिन वही क्या होता है, हमारा गलत हो जाता है। तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी मिस्टेक से क्या होती है कि हम जो है मेरिट लिस्ट से आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो रात में विचरण करने वाले जो प्राणी होते हैं उसे हम लोग निशाचर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा कि कृषाणु किसका पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों ना जाने कितने एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, कृषाणु किसका पर्यायवाची होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, कृषाणु जो होता है वो अग्नि का पर्यायवाची होता है। किसका, अग्नि का, यानी कि आग का पर्यायवाची होता है। क्या होता है, आग का पर्यायवाची होता है, कृषाणु होता है। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा कि आग के पर्यायवाची क्या होते हैं, अग्नि होते हैं, और क्या होते हैं, कृषाणु होते हैं। दोस्तों आग के जो और पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आग का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। यदि आपको पता है तो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, आपका ओपिनियन क्या है। दोस्तों इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, और आपके इन 15 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आपके सही हो पाए हैं, अपना स्कोर भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।